दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको होता है आपके एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं और इसी में हम आपके लिए एक प्रोजेक्शन मैनेजमेंट का एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ के टाइम टू टाइम मिलती रहेंगे। बेटा, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पे, जहाँ पे मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस को भी अपलोड किए थे। तो जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा, आप लोग वो जो वीडियो को जाके देखिए। जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड, और अगर आपको पीडीएफ की बात कीजिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग ये ज्वाइन हो सकते हैं और पॉलिटेक्निक क्लास चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल यहाँ पर आपको वीडियोस अवेलेबल रहेंगी, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने कई क्वेश्चन को छांटे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं कवर करूँगा आज के टॉपिक्स में। तो सबसे पहले जो चैप्टर है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये उत्पादन, नियोजन और नियंत्रण विभाग के कार्यों के बारे में बताइए। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं इंस्पेक्शन और प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के डिपार्टमेंट जो होता है उसके फंक्शंस के बारे में आपको पूरा बताना है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कवर कर रहा हूँ, पथ निर्धारण जिसे कहते हैं राउटिंग, उसके बाद अनुसूचन जिसे कहते हैं शेड्यूलिंग, तीसरा है प्रेषण जिसे कहते हैं डिस्पैचिंग, उसके बाद अनुसरण, फॉलोअप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राउटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, फॉलोअप का पूरा आपको डिटेल में पता होना चाहिए। राउटिंग क्या होती है, किस तरीके से इसका फंक्शनिंग होता है, शेड्यूलिंग का किस तरीके से फंक्शनिंग होता है, डिस्पैचिंग और फॉलोअप, ये जो सारे चारों टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी केवल राउटिंग पूछ लेता है एग्जाम में, कभी शेड्यूलिंग पूछ लेता है, कभी डिस्पैचिंग पूछ लेता है, कभी फॉलोअप अनुसरण पूछ लेता है। तो ये सारा चीज़ फंक्शंस के अंदर का आता है। तो कभी कभी पूरा फंक्शन पूछ लेता है, कभी कभी कोई एक सिंगल टॉपिक पूछ लेता है। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एकल उत्पादन, यूनिट प्रोडक्शन, समूह उत्पादन, बैच प्रोडक्शन और वृहद उत्पादन से कहते हैं मास प्रोडक्शन को समझाइए। तो तीनों को आपको पढ़ना है अच्छे से। यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, बैच प्रोडक्शन क्या होता है, मास प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इन तीनों में डिफरेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। कहाँ पर यूनिट प्रोडक्शन ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, कहाँ पर मास प्रोडक्शन ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, और इन तीनों में अंतर क्या होता है। आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको ये जो टॉपिक है मास ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्पादन नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, उत्पादन नियंत्रण के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र के बारे में बताइए। तो आपको प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में पूरा पढ़ना है। क्या, व्हाट इज प्रोडक्शन कंट्रोल, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल। तो कार्य क्षेत्र भी आपको बताना। तो अगर आप ये तीनों क्वेश्चन से एक तरह से देखा जाए, इनमें मैंने पूरा प्रोडक्शन कंट्रोल बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। तो जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा तो ये चीज़ें आप लोग क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ध्यान रखिए बेटा, ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड। सम विच्छेद बिंदु को आप विस्तार से समझाइए, सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करने वाली तकनीक का वर्णन कीजिए। तो आप लोग को ध्यान रखिएगा, सम विच्छेद बिंदु क्या होते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बिंदु को ज्ञात करने वाली तकनीक का वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखिए बेटा, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जैसे ही मेरे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पेपर डाला है पिछले साल का। ठीक है, 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। और आप लोगों ने अगर ये मेरे टॉप 25 क्वेश्चन को कवर कर लिए, अच्छे से समझ लिए, तो इससे बाहर आपका कुछ भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो ये जो टॉप 5 क्वेश्चंस थे, अभी तक मैंने जो 5 क्वेश्चन है चैप्टर 1 से रिलेटेड थे। अगर आप लोगों ने प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल को अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपको ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इसके बाद चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका इंस्पेक्शन से है, क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर से है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निरीक्षण के क्या उद्देश्य हैं, निरीक्षण विभाग के विभिन्न प्रमुख कार्यों के बारे में बताइए। तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन बताना है, इंस्पेक्शन क्या होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण विभाग के प्रमुख कार्य, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के फंक्शंस बताने हैं आपको, फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। तो आप लोग अगर इंस्पेक्शन से रिलेटेड चीज़ें सारी पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज इंस्पेक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के फंक्शंस, ये सारे चीज़ आप अगर कवर कर लेंगे तो इंस्पेक्शन का मैक्सिमम टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी ऐसे आता है शॉर्ट नोट्स, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा आप लोग, 100% निरीक्षण, 100% इंस्पेक्शन, कार्यात्मक निरीक्षण, फंक्शनल इंस्पेक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
पायलट, नग निरीक्षण, उसके बाद है नमूना इंस्पेक्शन। तो आप लोग देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, कि शॉर्ट नोट लिखना होता है आपको। तो सन परसेंट इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा, फंक्शनल इंस्पेक्शन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और पायलट, नग इंस्पेक्शन, और उसके बाद नमूना इंस्पेक्शन। तो चारों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे तो ये जो निरीक्षण से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, ये क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गुण नियंत्रण से आपके समझते हैं, इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वालिटी कंट्रोल को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है और क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन निकाले हैं क्वालिटी कंट्रोल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिचयन योजनाएं, जिसे कहते हैं सैम्पलिंग प्लान, कौन कौन सी हैं। तो आप लोगों को पता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान होता है, डबल सैम्पलिंग प्लान होता है। तो ये सारे सैम्पलिंग प्लान्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यही पूछा गया, प्रत्येक को विस्तार से समझाइए। तो सिंगल सैम्पलिंग प्लान में क्या फंक्शनिंग होती है, डबल सैम्पलिंग प्लान में क्या फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से सैम्पलिंग की जाती है, कैसे छांटा जाता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो कभी कभी एग्जाम में आपको सिंगल सैम्पलिंग प्लान के बारे में पूछा जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा डबल सैम्पलिंग प्लान को विस्तार से समझाइए। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, सैम्पलिंग प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है ISO 9000, ISO 14000%। तो ये बेटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ISO जो प्रमाणित है बेटा, ये सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं कंपनी को। तो ये इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, ISO 14000 किस लिए यूज़ किया था, ISO 9000 किस लिए यूज़ किया था, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है कोई फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण से आप क्या समझते हैं, किसी एक चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। क्योंकि बेटा क्वालिटी कंट्रोल टूल, QC टूल बेटा बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, 6-7 टूल्स आपको दे रखे हैं आपके सिलेबस में। तो आप लोग उसमें से कोई 2 सारे पढ़ लीजिएगा, 6 to 7 टूल दे रखे हैं, सारे टूल्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी कूल टूल्स नाम से भी आ सकता है, ठीक है ना, फिशबोन डायग्राम नाम से आ सकता है, ठीक है। इस तरह से कई सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस तरह से अगर आप लोग सारे पढ़ लेंगे तो आपको जो टॉपिक है पैरेटो चार्ट जैसे आता है, इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल टूल अगर आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, तो ये सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, XNR चार्ट, सेकंड है PNC चार्ट। तो बेटा ये सारे चार्ट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। X चार्ट कैसे काम करता है, किस तरीके से छांटता है, R चार्ट किस तरीके से वर्क करता है प्रोडक्ट पे, ठीक है ना, P चार्ट किस तरीके से वर्क करता है प्रोडक्ट पे, और C चार्ट किस तरीके से वर्क करता है प्रोडक्ट पे। तो ये सारा चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये जो टॉपिक आपका ये कवर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है बेटा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है बेटा। तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिए थे बेटा 12th क्वेश्चन तक, ठीक है ना, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ, क्वेश्चन नंबर 6th, 7th, 8th, 9, 10, 11 और 12th, अगर आप ये चारों 5-6 क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो आपका जो चैप्टर 2 है इंस्पेक्शन वाला, ये आपका क्वेश्चन चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3, कॉस्ट एस्टिमेशन से रिलेटेड है। लागत आंकलन से आप क्या समझते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन बताइएगा, लागत आंकलन के कार्य को बताइए। तो व्हाट इज कॉस्ट एस्टिमेशन एंड वर्क ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन या फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो कॉस्ट एस्टिमेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसका प्रोसीजर को मैं बता दूं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है प्रोसीजर भी, प्रोसीजर ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है। तो ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्रोसीजर ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में, जिससे आपको सारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मूल्यह्रास, जिसे डेप्रिसिएशन से आप क्या समझते हैं, मूल्यह्रास की गणना करने की विभिन्न विधियाँ कौन सी है। तो ये आप लोग डेप्रिसिएशन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो कई सारे होते हैं, सिंकिंग फंड मेथड, इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो जो भी मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, तो आपका डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सारा कवर हो जाएगा चैप्टर 3 से। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, उप परिव्यय को परिभाषित कीजिए, ओवरहेड क्या होता है और ओवरहेड एक्सपेंसेस का वर्गीकरण कीजिए, स्थायी उप परिवहन को परिभाषित कीजिए। तो आपको ओवरहेड के बारे में बताना, ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड का क्लासिफिकेशन करना है और फिक्स्ड ओवरहेड को बताना है। तो आप लोग ओवरहेड सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, जितनी भी ओवरहेड है पूरा आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है, ओवरहेड से रिलेटेड चीज़ें और फिक्स्ड ओवरहेड को यहाँ पे समझाना है। तो अगर आप ओवरहेड को पढ़ लेंगे तो ये सारा टॉपिक आपका ये कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है और इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है लागत नियंत्रण से किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य को बताइए। तो लागत नियंत्रण क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिएगा। पूंजीगत लागत नियंत्रण, कैपिटल कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बताइए। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ये लोग मार्क करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपके एग्जाम में, और ये इनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। लागत नियंत्रण कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इस कैपिटल कॉस्ट कंट्रोल, अगर आप लोग ये पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ये कवर हो जाएंगे। मशीन प्रक्रम के लिए, मशीनिंग प्रोसेस के लिए कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में बताना, तो ये टॉपिक भी आप लोग पढ़ ली। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग को दे 13 to 17, ठीक है ना बेटा, ये जो 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये पांचों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आप मैं बता दूं आपका जो चैप्टर 3 है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, वो चैप्टर 3 आपका कॉस्ट एस्टिमेशन से रिलेटेड टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 4 में है मेंटेनेंस वाला है, अनुरक्षण के उद्देश्य और महत्व को बताइए। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स और इसका जो यूज़ है उसको बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है, क्या होती है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये दोनों टॉपिक्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा चैप्टर 4 में, जिससे ये टॉपिक आपका अच्छा कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा, निवारक अनुरक्षण जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के उद्देश्य और कार्य को बताइए। तो आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, देखो बेटा क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस आपके सिलेबस में दे रखे हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, करेक्टिव मेंटेनेंस हो गया, शेड्यूल मेंटेनेंस हो गए, ठीक है ना। तो ये जो सारे जो मेंटेनेंस आप सारे पढ़ लीजिएगा, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने दिखा दिए आपको। करेक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्टिव मेंटेनेंस है, क्वेश्चन नंबर 19 निवारक जिसे हम लोग कह रहे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। तो इन टॉपिक्स को भी आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो सारा कवर हो जाएगा। इसमें इसके ऑब्जेक्टिव हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, और इसके वर्क्स है, फंक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, सुधारात्मक अनुरक्षण करेक्टिव मेंटेनेंस को समझाइए। तो करेक्टिव मेंटेनेंस को आपको पढ़ना है, करेक्टिव मेंटेनेंस के लाभ बताने, एडवांटेज बताने। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सब, इसके लाभ, इसके फंक्शंस, इसके ऑब्जेक्टिव्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, अनुरक्षण की समस्या की प्रकृति को बताइए। तो नेचर ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम क्या होती है, क्या क्या नेचर्स होते हैं, और रेंज ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आप मैं बता दूं ये 4 क्वेश्चन जो दे रखे हैं आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस, या हम लोग कहें जो चैप्टर आपका 4 है मेंटेनेंस वाला, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर जो आपको बढ़ता है, जिसमें कई सारे एक्ट अधिनियम दे रखे हैं, उससे रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, जिसमें पहला है कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से उनमें अधिनियम दे रखे हैं। कारखाना अधिनियम 1948 में दंड की क्या व्यवस्था है, क्या क्या दंड होते हैं, ये सारा आप लोग फैक्ट्री एक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा चीज़ उसमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फैक्ट्री एक्ट आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन अधिनियम को बताइए। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसमें क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या टर्म्स कंडीशंस है, सारा आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे आपका जो टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन वाला एक्ट, वो हमारा आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है ना, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ये सारा आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय और राज्य बोर्डों का गठन कैसे किया जाता है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड क्या होता है, कुछ ना कुछ कंडीशंस निकालता है जिससे वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, उसका भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 5 से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा। तो टॉप 24 क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन जो बचा है आपका, ये देख लीजिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का विवेचना कीजिए, इस अधिनियम में क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ESIA एक्ट, ठीक है ना, ESI एक्ट आप लोग कह सकते हैं, ESIA। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके क्या क्या इसमें मेथड्स दे रखे हैं, क्या क्या नियम दे रखे हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या टर्म्स कंडीशंस दे रखी हैं, तो सारा चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ ले। तो 4-5 एक्ट जो मैंने आपको बताए हैं अभी क्वेश्चन में,
ठीक है, ये सारे एक्ट को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा भी आपके सिलेबस में कुछ एक्ट्स और दे रखे हैं, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका जो टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चंस बताए बेटा, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने की संभावना बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देख लीजिए आपका बेटा ये 2020 मार्च 2021 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, जहाँ पर आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि लास्ट ईयर आया था। अब आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेक इवन चार्ट क्या है, उद्योगों के में इसका क्या उपयोग है। तो ब्रेक इवन चार्ट बेटा मैंने आपको 25 क्वेश्चन में ये दिया था, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आ चुका है, इस साल भी इसके आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो ब्रेक इवन चार्ट पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छे से, और यूजेस इंडस्ट्री में ब्रेक इवन चार्ट का क्या होता है, तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद है रूटिंग और शेड्यूलिंग के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आपको फंक्शन बताना है रूटिंग का और शेड्यूलिंग का। तो अगर आप लोग, मैंने भी इसको क्वेश्चन को आपको मेंशन किया था टॉप 25 में, तो ये भी राउटिंग, शेड्यूलिंग, तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स मैंने दिए थे आपको टॉप 25 में, तो देख लीजिए बेटा ये क्वेश्चन भी आया है। उसके बाद है गैंट चार्ट क्यों बनाते हैं, क्या ये हिस्टोग्राम ही है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर मैं बता दूं बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से आपको बता दूं 2 करने हैं। आपको ध्यान रखिए यहाँ पे टोटल 1 to 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 में हर क्वेश्चन में 3-3 पार्ट दे रखे हैं, और 3 में से 2 पार्ट आपको करने हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन आसान है, आप कोई भी 2 चुन के आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, निम्नलिखित के कुछ कारक बताइए, उत्पादन की गुणवत्ता, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, और निरीक्षण की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन, तो आपको मैं बता दूं बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पी चार्ट की विवेचना कीजिए। तो पी चार्ट आ गया बेटा, इस चार्ट पर कंट्रोल सीमाएं कितनी रखी जाती है, तो कंट्रोल लिमिट्स आप लोग को बतानी है, पी चार्ट पे कितनी होती है, क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया भी था, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, पी चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और तीसरा है TQM के कंसेप्ट की विवेचना कीजिए। तो TQM भी आपको पढ़ना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो ये भी आपको पढ़ना है। तो ये तीनों क्वेश्चन बेटा आपके क्या है, ईजी हैं, ये आपको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें से कोई भी आप 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका जो 10 नंबर है वो टोटल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन ईजी है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो टिपिकल है, जो आपको अच्छा नहीं लगाओ। और इसमें से मैं बता दूं बेटे सारे क्वेश्चन मैंने आपको टॉप 25 में दिए हुए थे अभी तक, और सभी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, डबल सैम्पलिंग प्लान, DSP क्या होता है, क्या DSP से लॉट अथवा बैच एक ही सैंपल के आधार पर नकारा जा सकता है, क्यों और क्यों नहीं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा डबल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, क्या डबल सैम्पलिंग प्लान में लॉट को और बैच को सैंपल के आधार पर रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सैम्पलिंग प्लान के अंतर्गत आता है, चैप्टर नंबर 2 पे है। ठीक है ना, तो ये अगर डबल सैम्पलिंग प्लान और सिंगल सैम्पलिंग प्लान अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप ये चीज़ बता पाएंगे। एक आदर्श ओशी कर्व बताइए। ठीक है ना, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बताना है, तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का A और B पार्ट कवर कर दिया। तीसरा पार्ट है घरेलू उपयोग में किसी नवीन उत्पादन की लागत आंकलन की विधि पर चर्चा कीजिए। तो ये कॉस्ट एस्टिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। तो कॉस्ट एस्टिमेशन अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, अगर वो लोग क्वेश्चन आपने कवर किया होगा तो ये क्वेश्चन भी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, और 10 नंबर मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, डेप्रीशिएशन क्या है, इसकी गणना की एक विधि की विवेचना कीजिए। तो मैंने बेटा ये क्वेश्चन आपको अभी बताया भी था टॉप 25 में, और देख लीजिए पिछले साल भी क्वेश्चन आए, इस साल भी इसके आने की संभावना बढ़ सकती है। डेप्रीशिएशन क्या होता है पूरा पढ़ लीजिएगा, क्या उद्देश्य होते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कई सारे मेथड हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेशन करने के, तो आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें कवर हो जाएंगे। QC टूलों को लिखिए, क्वालिटी कंट्रोल टूल को लिखिए, तथा 6 सिग्मा गुणवत्ता स्तर की विवेचना बताइए। ठीक है, 6 सिग्मा क्वालिटी कंट्रोल है, जो है क्वालिटी लेवल होता है, उसके बारे में भी आपको ये बताना है किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वालिटी कंट्रोल टूल और 6 सिग्मा क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपका ये कवर हो जाएगा। इसके बाद क्या, ओवरहेड लागत क्या है, ओवरहेड कॉस्ट बतानी है। ओवरहेड मैंने बताया था आपको अभी ऊपर, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ओवरहेड
ठीक है, उत्पादन में इनको कम करने की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अगर पढ़ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन बेटा फोर्थ के ईजी हैं, कोई भी आप 2 सेलेक्ट कर लीजिए इनमें से और क्वेश्चन को आप लोग कवर कर सकते हो, 10 नंबर आपका यहाँ से ईजिली कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 5th में, देख लीजिए पिछले साल, पहला है वर्कमैन कंपनसेशन अधिनियम। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चन में डाला भी था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, और देख लीजिए पिछले साल भी आया हुआ है, इस साल भी इसके आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन अधिनियम आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिएगा। उसके बाद ISO 9 पर संक्षेप में टिप्पणी लिखी, तो ISO 9000 आ गया बेटा, तो ISO 9000 ISO 14,000, तो ये दोनों को आप पढ़ लीजिएगा। पिछले बार 9000 आया था, इस बार हो सकता है आपका 14,000 वाला आ जाए, तो दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 14,000 के आने के चांसेस ज़्यादा है। अब सी क्वेश्चन देख लीजिएगा, विवेचना कीजिए क्या है, शेड्यूल रख रखाव, शेड्यूल मेंटेनेंस पूछा गया बेटा। ठीक है, उसके बाद है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन रख रखाव, तो ये दोनों है, बहुत आसान है। मैंने आपको शेड्यूल मेंटेनेंस बताई था, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस नहीं बताया था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट में नहीं था, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। 4 तरह के मेंटेनेंस होते हैं बेटा, चारों मेंटेनेंस को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ब्रेकडाउन हो गया, करेक्टिव हो गया, शेड्यूल मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, करेक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया। इस तरह से जो चारों मेंटेनेंस है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा इसमें 5th क्वेश्चन में भी 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आसानी से 10 नंबर आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा दिया। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर बहुत टिपिकल नहीं आया था, बहुत इजी था क्वेश्चन पेपर। अगर आप ठीक से पढ़ के गए होंगे, पढ़ के जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो 50 नंबर क्वेश्चन है बहुत इजी है। अगर आप लोग इसी तरीके से इस साल भी आने की संभावना है, और सिंपल क्वेश्चन आएंगे, और आप लोग अगर मेरे टॉप 25 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे और कवर कर लेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन पेपर को भी आप सॉल्व कर लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके नंबर 50 में से अच्छे नंबर आने की संभावना है। ठीक है ना, और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को देखा है, अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।